हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, उनके बारे में जानेंगे आज हम अच्छे से डिटेल में, और वो किस तरह से हमारे दोस्त हैं और दुश्मन हैं। तो इसके लिए डीपली स्टडी करेंगे हम, तो आपको पसंद भी आएगा। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देख चुके हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग किस्म के। हाउएवर देयर आर अदर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। आपने जीव जंतु देखे हैं, आपने प्लांट्स देखे हैं, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे जीव्स भी हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, इन्हीं जीव को जो सूक्ष्म हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल छोटे हैं, जो हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते हम, जिनको इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स तो आपको पता ही है, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं कण भर के, और वो दिखते भी नहीं हैं। ठीक है, इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी आंखों को, खुली आंखों को नहीं दिखता है, और ऐसे जीव जंतु जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चलते हैं आगे ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन होता है, तो जहाँ मॉइस्चर हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ पैचेस से पड़ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा भी इन्होंने बोला है। ठीक है, ब्रेड वगैरह रख दो तो वो उसमें कुछ पैचेस आ जाते हैं ग्रेइश कलर के। ठीक है, या ग्रीन कलर के। ओके, ऑब्जर्व दीज पैचेस, इनको, इन पैचेस को ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से। ठीक है, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है और आया कैसे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी 2.1, दिस इज एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आपने क्या देखा? ठीक है, जब आपने बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी डाली, ओके, और फिर पानी डाल दिया उसमें। ठीक है, आप उसको घुला लो, और कुछ समय बाद क्या देखोगे कि जो भारी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, और कुछ पार्टिकल रहेंगे वो ऊपर ही रहेंगे, और कुछ उसमें मिक्सअप हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। ठीक है, जो तालाब है वहाँ से कुछ ड्रॉप्स ले लो पानी की। स्प्रेड ऑन अ ग्लास, ग्लास पे रख लीजिए, कांच के ग्लास पे। ठीक है, ग्लास स्लाइड जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आती हैं। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। जब आप माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर भी यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको डिटेल में और पढ़ते हैं, अभी आपको सिर्फ एक्टिविटी के लिए बोला है। तो चलते हैं आगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. ठीक है, though not all of them fall into the category, ठीक है, of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ठीक है, यानी कि जो आपने एक्टिविटी देखी उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, माइक्रोब्स।
ठीक है, और ये सेम माइक्रोब्स नहीं होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, दीज माइक्रोब्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, बहुत छोटे हैं साइज में और हम इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, और आपने कुछ ये भी देखा कि ब्रेड के ऊपर जो आ गया था पैचेस, वो फंगस कहलाती है। ठीक है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और हम इसको देख सकते हैं किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पोंड वाले और वाटर वाले, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई आपसे पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, तो आप बता सकते हो कि ऐसे पार्टिकल्स जो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल भी दिया है द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द अननेडेड आई, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, इनको 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होते हैं, फंगी या फंजाई बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोजोया एंड सम एल्गे। ठीक है, एल्गे की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोजोया की कैटेगरी में आते हैं, फंगी के कैटेगरी में आते हैं, बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। ओके, एंड वायरसेस, ठीक है, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो जो कोरोना है वो भी एक तरह का वायरस है। ठीक है, इन वायरस के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये अलग होते हैं वायरस। ठीक है, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं और उनके जो सेल होते हैं उनको यूज़ करके वहाँ पर ये अपने वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये उसके मल्टीपल्स होते चले जाते हैं। ठीक है, विच में बी अ बैक्टीरियम, वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट और एनिमल हो सकता है, कोई भी इनके ऊपर ये वर्क करते हैं, फीड करते हैं। ओके, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, फ्लू, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो कफ खांसी होती है ये सारे, और जो जुखाम हो जाता है, वायरल हो जाता है, ये सब वायरस के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में होस्ट कर जाते हैं और फिर उसके बाद हमें फ्लू और कोल्ड इस तरह से, या कफ, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, ये वायरस के थ्रू होता है। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेज। ऐसी बीमारियां भी हमें वायरस से ही होती है। ठीक है, इनकी वैक्सीन्स भी है, हम आगे पढ़ेंगे। डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोयन। जो डाइसेंट्री एंड मलेरिया है बीमारी, वो प्रोटोजोया से होती है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनकी कैटेगरीज। वेरेज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी है या टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। ओके, जैसे पानी में कोई बैक्टीरिया आ गया हार्मफुल, तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड और टीबी होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 6 and 7। 6th और 7th में आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आप फिगर में देख सकते हैं, बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं। ओके, अब आपको पता है दही जमाते हो, दूध से दही, तो उसमें भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पर वो हमारे फ्रेंड हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको, उन बैक्टीरियाज को खा सकते हैं, बट एक्सेसिव अगर उसमें हो गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ओके, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, आगे देखते हैं। ये कुछ है इस तरह से हैं, देखो एल्गे में, एल्गे की कैटेगरी में क्या है, ये क्लेमेंडोमनस, ठीक है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, और ये प्रोटोजोया में अमीबा, पैरामीजियम, ठीक है, और ब्रेड मोल्ड,
ठीक है, पेंसिलियम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वायरस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वायरसेस हैं। ऊपर जो देखे आपने बैक्टीरिया और वो सारे देखे थे, ठीक है। वायरसेस इस तरह से होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तरह तरह से हम उसको यूज में लाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनाते हैं उनके लिए भी काम आते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ब्रेड बनाने के काम आता है, केक बनाने के काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जो दारू है, ठीक है, जो अल्कोहल है उसको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है बहुत पहले से। ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ में लाए जाते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, जो आपके किचन से जो निकलते हैं वेजिटेबल पील्स यानी छिलके, ठीक है। कई सारी सब्जियां होती है जिनको छील के बनाना पड़ता है, तो वो सब रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल मर जाता है वो खेतों में कहीं बाहर साइड में फेंक दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है ताकि स्मेल ना हो, और फिर वो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उन पे फीड करते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। ओके, ये सब पढ़ेंगे हम और भी ज़्यादा डिटेल में। फीसेस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे वर्क करते हैं और उनको डीकम्पोज करते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया हैं वो मेडिसिन्स बनाने के भी काम आती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो खेतों में, जो किसान के दोस्त हैं वो खेतों में क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है एयर में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी वो सॉइल में ले आते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं किसानों को। ओके, तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब आते हैं ब्रेड और कर्ड कैसे बनता है। यू नो दैट कि किचन में मम्मा आपकी बनाती होंगी, ठीक है, आप लोग जमाते होंगे दही, तो वो कैसे करते हैं कि गुनगुना दूध कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें कुछ 1 चम्मच या थोड़ा सा दही का जामन मिला देते हैं, और उस दही के जामन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं जो कि जब दूध में मिल जाता है उसको फिर स्टिर कर देते हैं, हिला देते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ समय के लिए गर्म जगह पे रख दिया जाता है। तो वो बैक्टीरिया गर्म में क्या होते हैं, मल्टीपल होते चले जाते हैं। ठंडे में धीरे होते हैं बट गर्म जगह पे बहुत तेज़ी से होते हैं। ओके, तो मल्टीपल होते चले जाते हैं और जिसकी वजह से सवेरे तक, जैसे रात को जमाया तो सवेरे तक आपका दही जम जाता है पूरी तरह से। ओके, तो यू हैव लर्न, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट अधिक मात्रा में अगर इसको रखेंगे, जैसे 5-7 दिन रख देंगे, तो वो बैक्टीरिया और तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे और वो पूरे दही को स्पॉइल कर देंगे, उसमें स्मेल आने लगती है या वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, उस केस में उन बैक्टीरियाज को खाने में अच्छा नहीं होता। ओके, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, यू नो दैट। अब पहेली कुछ बोलती है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। ठीक है, तो सेम चीज़ है, मैंने अभी आपको जो बताया था वही चीज़। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कर्ड होता है उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, it multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese. जो बैक्टीरिया है वो चीज़ बनाने के भी काम आता है। pickles and many other food items, ठीक है, pickles यानी अचार वगैरह ये बनाने के काम आते हैं। and important ingredients of रवा, सूजी, इडलीज and भटूराज is curd, ठीक है, और अदर इंग्रेडिएंट भी डलते हैं उसमें, ठीक है,
और उस जैसे भटूरा बनाते हैं तो उस समय भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। ये वो फुला देते हैं आपके इडली को, भटूरे को, ठीक है, सूजी को, ठीक है। तो इस तरह से काम आते हैं ये आपके क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया जो हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्पफुल होते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम इनसे मिला के इनको फ्लफ़ी बना देते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह देखो फ्लफ़ी होता है, उसको जब ऐसे पिचकाओगे तो पिचक जाते हैं, ठीक है। उसको फुलाने का काम करते हैं और ये अच्छे होते हैं, खाया भी जा सकता है इनको, ठीक है। यीस्ट हो गया, ये यीस्ट वगैरह जो डालते हैं इसीलिए डालते हैं, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी पढ़ते हैं ज़रा क्या है। एक्टिविटी 2.3, टेक 1/2 किलोग्राम फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, आटा और मैदा, ठीक है। फ्लोर मतलब आटा ले लो, और मैदा भी बोल सकते हो, मैदा ले सकते हो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, थोड़ा सा शुगर मिला लीजिए। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट, यीस्ट पाउडर मिला लीजिए हल्का सा। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डॉ, वो आटा गूंद के थोड़ा सा गोले गोले से बना लीजिए, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, डिड यू फाइंड द डॉ राइजिंग। अगर आपने थोड़ा सा बनाया डॉ तो आधे घंटे बाद या कुछ समय बाद, ठीक है, देखेंगे वो फूल जाएगा, ठीक है। वो फूला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यीस्ट डाल दिया था हमने। क्या डाल दिया था, यीस्ट। आप भटूरे वाले के पास जाओगे वो इसी तरह से मिला के बनाते हैं, ठीक है। या तो वो सोडा मिला देते हैं, ठीक है, या वो यीस्ट मिला देते हैं, कुछ इस तरह से मिला देते हैं ताकि उसके जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें काम कर सकें और वो फ्लफ़ी टाइप का हो जाए, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैदा विद यीस्ट पाउडर और रेज्ड मैदा, इतना था, ऊपर देख रहे हो फर्स्ट फिगर में इतना था और ये फूल के ऊपर आ गया। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आगे चलते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रिपीटेडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट है वो जब उसके अंदर मिलाते हैं तो रिपीटेडली रिप्रोड्यूस होता रहता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो फूलता चला जाता है, ओके। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो बबल्स बनते हैं वो बनने के कारण वो जो पूरा डॉ है वो उसका इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा सा दिखता है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। पेस्ट्रीज, केक और ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में इसका अधिक से अधिक यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा एक तरह से फ्रेंड हो गया, ओके, समझ में आया। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज़ कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बहुत बड़े पैमाने पे अल्कोहल बनाने के काम में लिया जाता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनीगर, विनीगर सिरका देखा है आपने, जो खट्टा खट्टा लगता है। कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो प्याज को डिबो के देते हैं सिरके में। तो यीस्ट हो गया, ओ सॉरी, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, यानी कि विनीगर, ओके, विनीगर। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. ठीक है। तो यही चीज़ है कि फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन, यीस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन, जो नेचुरल शुगर जिसमें पाया जाता है, जैसे ग्रेन्स लाइक बार्ले, ठीक है, वीट, राइस, इन सब में क्या है, नेचुरल शुगर पाया जाता है और इसको ही इसी में से यीस्ट निकाला जाता है, यानी इसी में से यीस्ट ग्रोन किया जाता है और फिर इससे फिर आपका क्या बनाया जाता है, वाइन और अल्कोहल, ठीक है। इसको सड़ा गला के जिस तरह से भी उनका प्रोसेस होता है वो पूरा प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद फिर ये अल्कोहल बनाई जाती है, ओके। तो एक्टिविटी 2.4 पढ़ते हैं। टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, आपने ये ले लिया। डिजॉल्व 2 to 3 teaspoons ऑफ शुगर इन इट, एड हाफ अ
spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम शुगर के साथ इस तरह से मिला देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आने लगेगी. दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. अगर हम शुगर के साथ, शुगर के सॉल्यूशन के साथ अगर हम यीस्ट पाउडर मिला देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें अल्कोहल जैसी बदबू आने लगे. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. और इसी प्रोसेस को, जो शुगर से हम अल्कोहल बनाते हैं यीस्ट डाल के, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन. याद रखिएगा फर्मेंटेशन क्या है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. जब शुगर से हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो इसी फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. ओके, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. ठीक है, जो लुईस पास्चर हैं उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को. ओके, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क के लिए. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि कुछ जो फ़ायदे हैं उसमें से एक फ़ायदा हमें मेडिसिन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का करना होता है. ठीक है, करते हैं. या फिर whenever you fall ill the doctor may give you some antibiotic tablets. वो क्या देते हैं आपको? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं. क्यों देते हैं? कैप्सूल्स देते हैं. इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन इंजेक्शन देते हैं. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये इंजेक्शन और ये कैप्सूल और ये दवाइयाँ किस तरह से बनती हैं? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे इन दवाइयों को तैयार किया जाता है. दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमारी दे रहे हैं, उनको ये किल कर देता है या फिर इनको स्टॉप कर देता है, यानी कि इनको बढ़ने नहीं देता. ठीक है, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया कि वो उसके प्रति प्रतिरोधक होते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं. ठीक है, उनके मल्टीपल्स नहीं होने देते हैं, वहाँ एक बैरियर बना देते हैं ताकि ये बढ़े ना. ओके, तो यही वजह है कि जब डॉक्टर से आप सलाह लेते हो तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स के साथ फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उसको ख़त्म कर देते हैं, उन बैक्टीरियाज को या उन वायरसेस को ख़त्म करने के लिए दवाई देते हैं. ओके, तो एंटीबायोटिक्स हो गया यहाँ पर, जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो रोकथाम करती हैं या प्रतिबंध लगाती हैं उसको मल्टीपल्स ना होने दें. और ये दवाइयाँ किससे बनती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है. ओके, तो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई या फंगी. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दवाई का नाम है. स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये फंजाई और बैक्टीरिया से मिलाकर बनाते हैं, मतलब फंजाई और बैक्टीरिया से बनाते हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plants diseases. तो ऐसी दवाइयों से हम बहुत सारे प्लांट्स डिसीजेस को भी कंट्रोल में लाते हैं. ठीक है, एनिमल्स में जो कोई तरह का इन्फेक्शन है तो इस तरह की दवाइयों को प्रयोग करके उनको रोकथाम करते हैं. ये हमने पोर्शन छोड़ दिया था, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact,
It also killed many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared. ठीक है, उन्होंने अपने शोध में क्या देखा कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, और इसी की वजह से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं उन्होंने ईजाद किया पेंसिलिन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक हो गया था आपका। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो एंटीबायोटिक्स होती है ये एडवाइस दी जाती है कि ये उनके डॉक्टरों की निगरानी में ही आपको लेनी चाहिए, उनके पूछे बगैर एंटीबायोटिक्स ना लें। ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। और ये भी ध्यान रहे कि जो भी आपको कोर्स दिया जा रहा है या कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं वो पूरा कोर्स हो। ये नहीं कि 2 दिन खाया और सोचो कि अब तो मेरे बुखार चला गया तो मैं स्वस्थ हूँ और मुझे बंद कर देनी चाहिए दवाइयाँ। नहीं, अगर उन्होंने 5 दिन की दी है दवाई तो आपको 5 दिन ही खाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो अगर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह गया तो वो फिर दोबारा मल्टीपल्स हो जाएंगे और फिर वो आपको दोबारा से बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेज। हाँ, ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों कि अगर कोई डॉक्टर आपको ये सलाह नहीं देता है कि आप ये मत लो तो आपको वो डोज नहीं लेनी चाहिए। या आप ये सोचें कि नहीं मैंने तो 2 दिन के लिए बोली थी, 2 दिन खा ली और फिर चलो 2 दिन और खा लेता हूँ एक्स्ट्रा में तो आगे के लिए मेरे को अच्छा रहेगा, तो ऐसे में भी आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं आपके बॉडी में वो ख़त्म हो सकते हैं उस दवाई से। ठीक है, तो इसलिए जितने दिन की कही गई है और जैसे जैसे बोला गया है प्रिस्क्राइब किया गया है उसी तरह से दवाइयों को लेना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। ओके, इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। ठीक है, अगर इससे होता क्या, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर और आप दवाइयों को एक्स्ट्रा में ले लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इन फ्यूचर कभी बीमार पड़ते हो तो वहाँ पर आपको वो दवाइयाँ असर नहीं कर पाएंगी जल्दी से। ठीक है, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। ठीक है, यही चीज़ मैंने बताई है अभी आपको। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज देयर आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो भी बीमारी आपकी वायरसेस से होती है तो एंटीबायोटिक्स वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया पे वर्क कर पाती है, वायरसेस पे नहीं कर पाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ ऐसी है या डॉक्टर वो वही दवाई देते हैं एंटीबायोटिक्स जो बीमारी आपकी बैक्टीरियल है। ओके, वहाँ पर वायरस से अगर कोई बीमारी है तो वहाँ पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, वो फिर वायरस से ख़त्म होने वाली दवाइयों से ही आपको आराम होगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर कोई बैक्टीरियल बीमारी है तो। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन क्या है? जब आप बचपन में थे तो आपको भी कई टीके लगे होंगे, मम्मा आपकी लगवाई होंगी और हॉस्पिटल में लगते हैं जब आपका बर्थ होता है या जब आप पैदा होते हैं। ठीक है, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। ठीक है, आपको पता ही है कि पोलियो का टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है, बहुत सारी ऐसी टीके हैं जो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टीका लगाते हैं, जो सुई लगाते हैं समय समय पर, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ठीक है, हर तरह के टीके लगते हैं, तो इसी टीकाकरण को हम बोलते हैं वैक्सीन। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies. ठीक है, when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. ठीक है, जब हमारे अंदर कोई माइक्रोब ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है जिससे कि कोई बाहर का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरिया है जब अंदर आए तो वो उससे लड़ सके, हमारी बॉडी उससे लड़ सके और फिर उसको हरा सके। ठीक है, या उसको कह सकते हैं कि
उससे बचाव कर सके हमारा। तो यही वजह होती है कि हमें वैक्सीन दी जाती है, ताकि जो हमारे पूरी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बन जाए, ठीक है, हमारे अंदर उस दूसरे बैक्टीरिया को अंदर आने से रोके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन, ठीक है। तो यही वजह है कि हमें वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि हमें टीका कर दिया जाता है, ताकि कोई हमारी जो बॉडी है पूरी तरह से उससे अवगत हो जाए, ठीक है। और वैसा ही जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसा वैसा ही बैक्टीरिया जो है या माइक्रोब्स हैं हम जो हमारी बॉडी में हैं, तो अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया आता है तो उससे लड़ने में सक्षम रहे, ठीक है, उससे फाइट कर सके, उसको हरा सके, और ये कह सकते हैं कि उसको रोक लगा सके, ठीक है। तो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies, ठीक है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है अगर वो वैक्सीनेशन हम लिए रहते हैं, और वो फिर फाइट करके उसको हरा देते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी नहीं लगती है। जैसे पोलियो हो गया, अब पोलियो बचपन से ही हमें दिया जाता है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर असर नहीं कर पाते हमारी बॉडी को, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो जाती है उस समय, एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ओके, लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ऐसी बीमारियां जो हैं, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, तो ये सारी बीमारियां जो हैं आपकी वैक्सीनेशन से कंट्रोल में लाई जा सकती है, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ये दवाई ईजाद की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। आपको पता ही है कि आपको टीके लगे होंगे, अगर नहीं पता तो आप मम्मा से अपने पूछ सकते हैं, पापा से पूछ सकते हैं, ठीक है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज, क्या आप बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है वो इसीलिए होता है कि वैक्सीनेशन की जाए सभी बच्चों की, ठीक है। जो 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है ये, ताकि उनको पोलियो ना हो जाए, ठीक है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें टांग खराब हो जाती है, ठीक है। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैक्सीन। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन, ठीक है, एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो ये कैंपेन चलाया था स्मॉल पॉक्स, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से इस पर विजय हासिल की गई है, ठीक है। इसका जो वैक्सीन है वो काम करता है और ये स्टार्टिंग से दी जाती है, जिसकी वजह से ये ख़त्म होता हुआ दिखा है, ठीक है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। तो इस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बन चुकी हैं जिससे कि हम पशु पक्षियों को बचाया जा सके और ह्यूमंस को बचाया जा सके, ठीक है, बीमारियों से। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी मदद करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बनाने में, ठीक है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में, ठीक है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं फिगर में। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लीन ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया हैं जो
नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यहाँ पर क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected wastage of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. ठीक है, बूझो एंड पहेली wanted to know how this had happened. ठीक है, बूझो एंड पहेली जानना चाहते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे डिस्पोज हो जाते हैं, कैसे ख़राब हो जाते हैं, कैसे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं, कोई चीज़ अगर मर जाती है या कोई हम किचन से कोई सामान बाहर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उस पर फीड करने लगते हैं, वो एनवायरनमेंट से आ जाते हैं बैक्टीरिया, और फिर धीरे धीरे उसको डीकम्पोज करते हैं, यानी कि सड़ाते हैं, गलाते हैं और फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं पूरी तरह से। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में भी और डिटेल पढ़ेंगे। टेक 2 पॉट्स, ये एक्टिविटी में बता रहे हैं, एक्टिविटी 2.5। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम A and B, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3 or 4 weeks. आपने कई बार करा भी होगा अपने घरों में, या कभी कूड़ेदान में देखा होगा कि अगर कूड़ेदान वाला अगर कोई कूड़े वाला नहीं आता 4-5 दिन तक, तो जो रखी हुई सब्जियां होती हैं वो सड़ जाती हैं, है ना, बदबू मारने लगती है। ठीक है, तो वैसे ही इसने बोला है कि एक्टिविटी में क्या करना है, 2 पॉट लेना है, उसमें कुछ में तो कांच के बॉटल्स डाल दीजिए, ठीक है, टुकड़े डाल दीजिए, और उसी के अंदर पॉलीथीन बैग डाल दीजिए, उसी के अंदर कुछ ऐसी प्लास्टिक्स डाल दीजिए, ठीक है, और एक में डालिए अपने किचन का वेस्ट, ठीक है, प्लांट वेस्ट, ठीक है, सब्जी वब्जी डाल दीजिए, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हों जो सड़ गल जाती हैं वो डाल दीजिए। तो दोनों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप देखेंगे 4-5 दिन बाद, तो जिसमें वेजिटेबल्स डाली थी, जिसमें आपने छिलके डाले थे, जिसमें आपने चावल डाले थे, ऐसी कुछ बची कुछ एक खाना डाल दिया था, वो क्या दिखेगा, सड़ जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा, बदबू आ रही होगी। बट जो दूसरा वाला पॉट है जिसमें आपने पॉलीथीन बैग डाला था, जिसमें आपने टॉयज़ डाले थे प्लास्टिक के और ग्लास डाला था कांच के, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एज इट इज़ वैसे ही पड़े रहेंगे, वो नहीं सड़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल हुआ क्या, जो पहला वाला था आपका पॉट ए, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए और वो फीड करने लगे किस पर, जो छिलके थे, जो सब्जियां थी, जो चावल था, जो खाने का बचा कुचा कुछ टुकड़ा था, उस पर आके वो फीड करने लगे और उसको सड़ाने गलाने यानी डिकम्पोज करने लगे, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो गया पूरी तरह से। ओके, और उस पर फीड नहीं कर सकते हैं कांच पे, और क्योंकि उसके ऊपर वो फीड करने के लिए कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ बने रहे और वो सड़े गले नहीं। ठीक है, तो पॉट 2 में जितने भी मटेरियल था वो एज इट इज़ पड़ा रहा, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, बैक्टीरिया जो है, उस पर फीड नहीं कर पा रहे थे। ओके, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, हाउ डिड दिस हैपन, the plant waste has been converted into manure by the action of microbes। और ऐसा किसकी वजह से हुआ, माइक्रोब्स की वजह से वो मैन्योर बन गया, पूरी तरह से खाद बन गया। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स, आगे चलते हैं हम, द न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट पोर्शन पे पढ़ता हूँ मैं, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। The microbes could not act on them and convert them into manure, क्योंकि माइक्रोब्स जो है उस पर वर्क ही नहीं कर पाए। ठीक है, उनकी टेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर काम करने की। ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मैन्योर नहीं बन पाया। ओके,
You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. कई बार आपने देखा भी होगा, चूहा, बिल्ली और कुत्ता कोई मर जाता है रोड पर या किसी फील्ड में, मैदान में या खेत में कोई मर जाता है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आफ्टर सम टाइम, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो क्या हो जाता है, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर माइक्रोब्स जो होते हैं पूरी तरह से वर्क करते हैं और धीरे धीरे उसको मिट्टी में मिला देते हैं, यानी डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही सब्सटेंसेस किसके थ्रू यूज़ किए जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू। थस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यही वजह है कि वहाँ पर फिर सफाई हो जाती है और वो पूरे कचड़े को या उस मरे हुए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी जीव जंतु जो है वो पूरी तरह से सफाया हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे फ्रेंड हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा भी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेनिफिट। तो आज के लिए हम इसी पोर्शन तक करेंगे। इसके बाद जो हम सेकंड वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो उसमें 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अच्छे से जल्दी से प्रोवाइड कर सकूं और आपको तुरंत ही मेरी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।